Hello guys, welcome back to my channel Dentistry Active and today our topic is regenerative endodontics। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से कि रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स का मतलब क्या है। रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स का मतलब है इट इज़ अ प्रोसीजर टू रिप्लेस डैमेज स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग डेंटिन एंड रूट स्ट्रक्चर्स एज वेल एज सेल ऑफ पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली में होगा क्या, जैसे हम दो तरीके से हम काम करते हैं, एक ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक्स, एक हमारी रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स है। ट्रेडिशनल क्या है, हम जो नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मल जो हम एंडोडोंटिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से, मान लो कोई इमेच्योर टूथ है, उसमें हम ट्रेडिशनली क्या कर देंगे, एपेक्सिफिकेशन। मैच्योर टूथ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि हम इमेच्योर टूथ में क्या कर रहे हैं और मैच्योर टूथ में क्या कर रहे हैं। यानी हम इमेच्योर टूथ के अंदर और मैच्योर टूथ हम स्टेम सेल थेरेपी करेंगे, ठीक है, और इमेच्योर टूथ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रीवैस्कुलराइजेशन, ठीक है। तो रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स का मतलब है जो हमारे डैमेज स्ट्रक्चर्स हैं और जो पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स के जो सेल्स हैं, कोई टूथ है वो डेड हो गया, ठीक है, नॉन वाइटल हो गया, तो उसमें उसको दोबारा से रीजनरेट करेंगे एंडोडोंटिकल प्रोसीजर के थ्रू। किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं, किस किस फैक्टर्स की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसको रीजनरेट करने के लिए। टूथ को टू फॉर्म, यानी कोई इमेच्योर टूथ है वो, उसमें हम उसकी रूट वॉल थिकनेस और रूट की लेंथ को किस तरह इंक्रीज़ कराएंगे। इमेच्योर एक टूथ के अंदर जिसमें क्या है, कोई चांसेस नहीं है कि मान लो उसमें सेल्स नहीं है, स्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए, उसको किस तरह रिप्लेस करके हम उसको दोबारा रीजनरेट करेंगे। दिस इज comes under the regenerative endodontics and revascularization is defined by Anderson. It is the restoration of vascularity of tissue vascularity। टिश्यू क्या है, यहाँ पे पल्प है, ठीक है, पल्प एक ऑर्गन है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा जो सप्लाई है, वैस्कुलरिटी है, उसको हम रीस्टोर कर रहे हैं, दैट इज रीवैस्कुलराइजेशन। रिपेयर इज रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू कंटिन्यूटी विदाउट लॉस ऑफ ओरिजिनल आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। एंड रिवाइटलाइजेशन इट इज इन ग्रोथ ऑफ वाइटल टिश्यू दैट डज नॉट रिसेंबल ओरिजिनल लॉस्ट टिश्यू, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस होगी। अब इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पे आते हैं। रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के अंदर हम कंसेप्ट पे आते हैं कि इसमें हम करेंगे क्या। हमें क्या चाहिए, बस एक नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू चाहिए, कि बस एक नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप हो जाए रूट कैनाल के अंदर, और रिवैस्कुलाइजेशन के लिए हमें एक नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू चाहिए। जैसे ही टिश्यू होगा हम टिश्यू को स्टिमुलेट कर देंगे। कौन स्टिमुलेट करेगा उसको, सीमेंटोब्लास्ट जो है ना, और अनडिफ्रेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल प्रेजेंट है एपेक्स पे। ग्रेनुलेशन टिश्यू एक बार डेवलप हो गया ना, तो ये जो सेल्स है ना, ये स्टिमुलेट करेंगे, मतलब जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है एक बार जो डेवलप हो गया ना, वो स्टिमुलेट कर देगा इन सेल्स को। बस एक बार ये सेल्स स्टिमुलेट हो गए, अनडिफ्रेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल्स तो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक कैल्सिफिक मटेरियल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें कैल्सिफिक मटेरियल फॉर्मेशन ही तो चाहिए। जैसे कैल्सिफिक मटेरियल फॉर्मेशन होगी तो हमारी वहाँ पे क्या होगी, रूट लेंथ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे गोल्स क्या हैं रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के गोल्स हैं, हमारे प्राइमरी गोल कि कोई भी टूथ है वो सिम्टमेटिक है, उसके सिम्टम्स दूर करो, एलिमिनेट द सिम्टम्स। सेकेंडरी गोल, इंक्रीज रूट वॉल थिकनेस और इंक्रीज रूट लेंथ। टर्सरी गोल, पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू वाइटलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोलॉजिकल, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स का, उसको देख लेते। एक साइंटिस्ट थे निगार्ड ओस्टबाई ने यूज़ किया रीवैस्कुलाइजेशन प्रोसीजर फॉर रीजनरेशन ऑफ पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स इन इमेच्योर टूथ विद पल्पल नेक्रोसिस, ठीक है। उसके बाद रूल एंड विंटर ने 1966 में यूज़ किया डबल एंटीबायोटिक पेस्ट। होशिनो ने 1993 में यूज़ किया ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट। ये सब इन्होंने जो यूज़ किया है ना, वो रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के लिए ही किया है, ठीक है। इवाया ने 2001 में इवोक की इंट्राकेनाल ब्लीडिंग, उसने किया इंट्राकेनाल ब्लीडिंग के थ्रू क्या कर ले, रीवैस्कुलाइजेशन स्टार्ट कर ले, ठीक है। बेंचेस एंड ट्रोप ने 2004 में केस किया इमेच्योर मैंडिबुलर प्रीमोलर के ऊपर।
ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो हमारे रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के कंपोनेंट क्या हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट होते हैं रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के, जिनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस को कंटिन्यूस कर रहे हैं। इस प्रोसीजर को कराने में इन 3 की एलिमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स है, स्टेम सेल्स एंड स्कैफोल्ड, ठीक है। जो हमारे स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। स्टेम सेल्स ऑफ अपाइकल पैपिला, ठीक है, डेंटल पल्प स्टेम सेल्स, इन्फ्लेम्ड पेरी अपाइकल प्रोजीनेटर सेल्स, ठीक है, पेरियोडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, बोन मैरो स्टेम सेल्स फ्रॉम ह्यूमन एक्सफोलिएटेड डेसिडोसिस, टूथ जम प्रोजीनेटर सेल एंड डेंटल फॉलिकल स्टेम सेल, एंड लास्ट है सलेवरी ग्लैंड स्टेम सेल्स। तो ये बहुत टाइप के स्टेम सेल्स हैं, लेकिन इनमें से जो पहले 5 है मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। पहले 5 SCAP, DPSC, IPAC एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल एंड BMSC, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्रोथ फैक्टर का क्या काम है। ग्रोथ फैक्टर रेगुलेट स्टेम सेल्स टू फॉर्म डिजायरेबल सेल टाइप। यानी ग्रोथ फैक्टर जो है ना, जैसे मान लो कोई स्टेम सेल है, ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, उस स्टेम सेल्स को ओडोंटोब्लास्ट लाइक सेल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ग्रोथ फैक्टर्स हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स, ठीक है। अब ग्रोथ फैक्टर्स में अलग अलग मतलब 5 मेजर फैमिलीज है, लेकिन मोर सिग्निफिकेंटली बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन जो BMP जो ग्रोथ फैक्टर है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्कैफोल्ड की, स्कैफोल्ड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब स्कैफोल्ड के भी 2 टाइप है, नेचुरल स्कैफोल्ड एंड सिंथेटिक स्कैफोल्ड, ठीक है। हम बात करते हैं स्कैफोल्ड की। तो स्कैफोल्ड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि ग्रोथ फैक्टर कंटेन करता है। इट कंटेन ग्रोथ फैक्टर। स्कैफोल्ड के फंक्शन क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, एड स्टेम सेल प्रोलिफरेशन में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। स्कैफोल्ड के अंदर न्यूट्रिएंट है जिससे जो हमारा सेल है, स्टेम सेल्स हैं, उनको सर्वाइवल में प्रमोट होगा। एंटीबॉडीज़ भी कंटेन करता है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन ग्रोथ, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल और सिंथेटिक स्कैफोल्ड है। नेचुरल में आ जाएगा कोलेजन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच फाइब्रिन, ग्लाइकोजा, अमीनोग्लाइकेंस, ये 4 हैं जो नेचुरल स्कैफोल्ड है। सिंथेटिक में कौन कौन से, PLA, PGA और PLG। अब ये क्या क्या है, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या फिर पॉलीलैक्टिक कोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। ये सिंथेटिक स्कैफोल्ड है, ये नेचुरल स्कैफोल्ड है 4। इसमें से हम बात करें मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो है प्लेटलेट रिच फाइब्रिन, मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल स्कैफोल्ड। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय चोक्रिन इन 2001। इसके अंदर जो फाइब्रिन मैट्रिक्स है ना, ये फाइब्रिन, इसके अंदर प्लेटलेट और साइटोकाइंस होते हैं, और जो फाइब्रिन होता है प्लेटलेट रिच फाइब्रिन, फाइब्रिन के अंदर प्लेटलेट हैं, दैट इज प्लेटलेट रिच फाइब्रिन। फाइब्रिन का काम है इट हेल्प इन माइग्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेटलेट रिच फाइब्रिन की, हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो ये हैं। हम क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 RPM पर फॉर 10 मिनट। हमने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्या ब्लड के सारे कंपोनेंट्स अलग हो गए, यानी ब्लड के RBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट रिच फाइब्रिन तीनों अलग अलग हो गए। ए सेलुलर प्लाज्मा ऊपर आ गया, नीचे प्लेटलेट रिच फाइब्रिन एंड नीचे RBCs आ गए। तो हम क्या करेंगे, ए सेलुलर प्लाज्मा यानी जो प्लाज्मा है उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद PRF को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये एक्सट्रैक्शन स्टेप्स हैं PRF के, प्लेटलेट रिच फाइब्रिन स्कैफोल्ड के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट हो सकते हैं, मल्टीपोटेंट हो सकते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि कोई भी जो सेल है वो ऑल सेल टाइप फॉर्म कर सकता है, कोई भी सेल टाइप फॉर्म कर सकता है। मल्टीपोटेंट वो सारे नहीं, सेवरल टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म कर सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते वो सारे सेल टाइप फॉर्म कर सकता है, ठीक है। स्टेम सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू के अंदर स्पेशलाइज्ड रीजन्स पे लोकेट होते हैं, स्पेशलाइज रीजन का नाम होता है स्टेम सेल निके, ठीक है। कैपेबिलिटी क्या है इन सेल्स की, ओडोंटोब्लास्ट लाइक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंजियोजेनेसिस और प्रमोट ऑर्गेनाइज टिश्यू रिपेयर, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है रिवेस्कुलराइजेशन का, अकॉर्डिंग टू शाह एट ऑल 4-5 अलग अलग मैकेनिज्म है कि हाँ इनसे रिवेस्कुलाइजेशन हो सकता है, इनसे वेस्कुलरिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि इनसे
जो हमारा डैमेज स्ट्रक्चर्स हैं वो जो डैमेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिप्लेस करके वहाँ पे थोड़ी वाइटलिटी के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। वो किस तरह हो सकते हैं कि एक वाइटल पल्प सेल रिमेनिंग एट अपाइकल एंड ऑफ रूट कैनाल प्रोलिफरेट इन ओडोंटोब्लास्ट। मोस्टली क्या होगा, जो हमारे हार्टबिग एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, मान लो हमारा टूथ काफ़ी डैमेज हो गया, फ्रैक्चर हो गया, डैमेज हो गया, हमारे टूथ के पल्प और डेंटिन जो स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज हो गई, लेकिन हार्टबिग एपिथेलियल सेल्स जो है ना वो मोस्ट रेजिस्टेंट सेल्स होते हैं। दीज आर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि हार्टविग एपिथेलियल सेल रेजिस्टेंट होते हैं डिस्ट्रक्शन। दैट्स वाई वहाँ पे चांसेस हैं कि वाइटलिटी क्रिएट हो सके पल्प में, बिकॉज ये जो हार्टविग एपिथेलियल सेल्स हैं बिकॉज दीज आर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन एंड दीज प्रोलिफरेट इन ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, उसके बाद करें ए ट्यूबुलर डेंटिन लेड डाउन बाय ओडोंटोब्लास्ट एट अपाइकल एंड लीड एपेक्सोजेनेसिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूट। तो हमें एक मैकेनिज्म पता चल गया कि एक मैकेनिज्म ये काम कर सकता है कि वहाँ पे क्या हार्टविग एपिथेलियल सेल ने क्या किया, ओडोंटोब्लास्ट बनाई, ओडोंटोब्लास्ट ने डेंटिन बनाई, डेंटिन बनने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एपेक्सोजेनेसिस होनी स्टार्ट होगी, रूट लेंथ बढ़नी स्टार्ट होगी। ठीक है, रूट की स्ट्रेंथनिंग बढ़नी स्टार्ट होगी, रूट की थिकनेस बढ़ने लगी। दूसरा मैकेनिज्म है कॉन्टिन्यूड रूट डेवलपमेंट ड्यू टू मल्टीपोटेंट डेंटल पल्प स्टेम सेल्स। ठीक है, या तो मल्टीपोटेंट डेंटल पल्प स्टेम सेल्स वहाँ प्रेजेंट है एंड दीज सेल्स फ्रॉम अपाइकल एंड सीड इन डेंटाइनल वॉल एंड दीज सेल्स ऑल्सो कन्वर्ट टू ओडोंटोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट से ये हो जाएंगे टर्सरी या ए ट्यूबुलर डेंटिन। तो यहाँ पे प्रोसीजर सेम ही चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी रूट एपेक्सोजेनेसिस हो जाएगी। स्टेम सेल्स इन पीडीएल की बात करूँ तो पीडीएल के स्टेम सेल्स भी प्रोलिफरेट करेंगे और इसी तरीके से वो मैकेनिज्म भी वर्क करेगा। फोर्थ मैकेनिज्म है स्टेम सेल्स ऑफ अपाइकल पेपिला और टू दी बोन मेरो या बोन मेरो के थ्रू हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन कर देंगे। हमारा टूथ है, हमने एक्सेस ओपनिंग करके इंस्ट्रूमेंट डाला, एच फाइल हमने डाली और ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन यानी हम बियॉन्ड द एपेक्स जाके हमने वहाँ पे क्या किया, इरिटेशन या फिर हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन हमने वहाँ पे की, जिससे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। अब ब्लड कैनाल के अंदर आएगा, ब्लड कैनाल के अंदर आ जाएगा एंड जो भी मीजनकाइमल स्टेम सेल्स हैं वो कैनाल के ल्यूमन में ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। ठीक है, अब मीजनकाइमल स्टेम सेल्स फर्दर ओडोंटोब्लास्ट बनाएंगे एंड फर्दर डेंटिन और फिर वहाँ पे एपेक्सोजेनेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आगे फिर कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और मैकेनिज्म है कि ब्लड क्लॉट से। ब्लड क्लॉट इज अ रिच सोर्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर एंड TGF। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब वो क्या, जैसे ब्लीडिंग से क्या होगा, ब्लीडिंग करी, हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग करने के बाद हमने CEG के लेवल से ब्लो रखेंगे ब्लीडिंग को। अब CEG के लेवल से ब्लो रखेंगे ब्लीडिंग को, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ब्लड क्लॉट बनने के बाद अब ब्लड क्लॉट में ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अब मान लो वहाँ स्टेम सेल्स प्रेजेंट है तो ग्रोथ फैक्टर स्टेम सेल्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करा देंगे ना ओडोंटोब्लास्ट लाइक सेल्स में। अब ओडोंटोब्लास्ट लाइक सेल बनी तो डेंटिन बनी तो फर्दर क्या हुआ, आगे प्रोसेस कंटिन्यूस हो गया ना। तो ये मैकेनिज्म चलेगा इसका रिवेस्कुलाइजेशन का। तो इस वीडियो हम मैकेनिज्म देखें कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म है जो रिवेस्कुलाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स। क्लिनिकली हम कैसे अपॉइंटमेंट्स करके कैसे पेशेंट को बुलाएंगे और किस तरीके से वहाँ पे रीजनरेशन करेंगे इसका। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।